क्लास 11 चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थियोरी ऑफ रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। प्लैंक्स ने क्वांटम की कौन कौन सी थियोरी दी रेडिएशन के बारे में। तो देखिए, इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है या रेडिएंट एनर्जी जो होती है, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, रेडिएंट एनर्जी जो कि कॉन्टिन्यूअसली ऐसे वेव नेचर में बताया गया था, कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करती है अप एंड डाउन एज अ वेव लाइन। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थियरी में क्या आया कि जो रेडिएशन होती है वो कभी कॉन्टिन्यूअसली एमिट नहीं करती है, बट डिसकंटिन्यूअसली एमिट करती है, डिसकंटिन्यूअसली, और in the form of small पैकेट के फॉर्म में आती है। वो क्या है पूरा कि रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। और इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं हम। वैसे इसको हम कहेंगे क्वांटा। किसी भी रेडिएशन की जो स्मॉल पैकेट होंगे एनर्जी का, किसी भी रेडिएशन की एनर्जी का जो स्मॉल पैकेट होगा उसको आप कहेंगे क्वांटा। उसको क्या कहेंगे? क्वांटा। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ लाइट होगा, मतलब कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट होगा, तो उस क्वांटा को बोलेंगे क्या? फोटॉन। उस क्वांटा को बोलेंगे फोटॉन। समझे आप? तो फर्स्ट प्लैंक्स क्वांटम को कैसे आप लिखोगे? क्या है? रेडिएंट एनर्जी, कोई भी रेडिएशन एनर्जी जो होता है वो एमिट या मतलब एमिट करे या ऑब्जर्व करे। तो लिखिए आप इसको, रेडिएशन एनर्जी is not emitted, और क्या एमिट करे और ऑब्जर्व करे। तो एमिटेड और ऑब्जर्व इन कॉन्टिन्यूअसली, बट discontinuously in the form of small packet of energy। समझ रहे हैं आप लोग? और इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को कहते क्या है? इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को कहते हैं हम क्वांटा। तो each such packet is called each such packet of energy is called क्या? क्वांटा। क्वांटा इसको कहते हैं। और इन केस ऑफ लाइट, आगे लिख लीजिए, इन केस of light it is called क्या? बताइए। it is called photons। इसको क्या कहेंगे हम? photons। तो ये हो गया हमारा प्लैंक्स क्वांटम थियरी का फर्स्ट पोस्टुलेट्स। अब सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कहता है? सेकंड ये बोलता है कि एवरी emitted radiation, the amount of energy associated with the quantum of radiation is proportional to the frequency। मतलब कोई भी रेडिएशन जो होगा उसका जो क्वांटम होगा, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। क्या बात किए थे? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की तो बात किए थे फर्स्ट पोस्टुलेट्स में। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके?
आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ the amount of energy associated with a quantum of radiation is directly proportional to the frequency of light. प्लैंक्स का ये पोस्टुलेट ये कहता है कि हर क्वांटम ऑफ रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। तो आप इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो सबको पता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आती है, यहां पर क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H आएगी। वेयर H क्या है बच्चा, तो H है यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेयर H क्या है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका आगे यूज होगा इसका इस रिलेशन का, नोट आउट करिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन, रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन हमको एक मिला इस पोस्टुलेट में, एक और रिलेशन मिलेगी हमको। यहाँ पे किस किस के बीच में रिलेशन मिला, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन मिला है सेकेंड पोस्टुलेट में, हो गया। चलिए अब थर्ड पोस्टुलेट में आ जाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट हमारा कुछ ये कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड या ऑब्जर्व्ड बाय योर बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। कहने का मतलब क्या, आप बताओ अगर एक पैकेट फोटोन लाइट की अगर बात करूं, इंडिविजुअल बस लाइट की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर मैं लाइट की बात करूं तो क्वांटम को आप क्या कहोगे, फोटोन कहोगे। तो अगर 1 फोटोन पड़ता है तो क्या होगा, h न्यू। अगर 2 फोटॉन्स पड़े तो 2h न्यू। तो यही होता है सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड वाला कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड या ऑब्जर्व, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और ऑब्जर्व by body क्या होता है, इज सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। समझ में आया। अब इसको आप कैसे लिख दोगे, तो दैट इज एनर्जी हो रही थी h न्यू, और ये कह रहा है कि जितनी भी क्वांटम होगी उसके होल नंबर मल्टीपल होगा टोटल एनर्जी। तो ये हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, होल नंबर को आप स्मॉल n से दिखा दो, और पहला क्या था एनर्जी h न्यू, उसमें होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो एनर्जी क्या होगी कुछ nh न्यू, वेयर n स्मॉल n क्या है, होल नंबर है।
हो गया, ऊपर का मैं बता रही हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वॉयलेट लाइट है और एक रेड लाइट है, कलर में लाइट में कितने कलर, 7 कलर्स में मैं बात करूं वॉयलेट की और रेड लाइट की, तो आप बताओ कि किसमें एनर्जी ज्यादा होगा? एनर्जी किसमें ज्यादा होगा? ईवी की एनर्जी ज्यादा होगी या ईआर की एनर्जी ज्यादा होगी? तो हमको प्लैंक्स ने दो रिलेशन दिया है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ दिया है और एक वेवलेंथ के साथ दिया है। किसी पर भी आप चेक कर लो, आपको पता है ना विबग्योर जो होता है, अरे ये कलर है व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इधर से इधर जब आप करते हो तो क्या बढ़ता है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ बढ़ता है। इंक्रीजिंग लैम्डा लिख दे रहे हैं वेवलेंथ को, क्या? इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब कि आर की जो वेवलेंथ होगी, किसकी बात कर रहे हैं? वॉयलेट की ना, तो वॉयलेट की वेवलेंथ से ज्यादा होगी, तो हम लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ किसकी? वॉयलेट की इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। लिख सकते हो आप। अब बताओ कि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्स का रिलेशन है ना, नीचे आ रहा है तो इनवर्स का रिलेशन है। तो यानी कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज करता है तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इसमें किसकी वेवलेंथ छोटी है? तो वॉयलेट वाली की वेवलेंथ छोटी है, यानी एनर्जी किसकी अधिक होगी? तो एनर्जी इसकी अधिक होगी रेड से। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाई एनर्जी ऑफ वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड लाइट। समझे? तो आप इसको दिखाओगे पहले इस रिलेशन को, फिर दिखाओगे कि वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है, जिससे कि ये वाला आ जाएगा कंडीशन। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग आते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थियरी। ये जो क्वांटम थियरी आई है, इसी का यूज करके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? जब कोई बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती थी किसी मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? इजेक्ट हो जाते थे, निकल जाते थे बाहर की तरफ, और वो डिपेंड करता था किस पर? तो वो डिपेंड करता था फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। समझ में आ रहा है? ना कि इंटेंसिटी पर रेडिएशन के, ये बात ध्यान देने वाली थी। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं, इसका नोट्स हम कल दे देंगे, आज बस हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? आइंस्टीन ने कहा कि जब भी एक फोटॉन स्ट्राइक करता है किसी मेटल सरफेस पर, मान लीजिए हमारा मेटल सरफेस है, ये क्या है हमारा? आज हम बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमारा मेटल सरफेस है। जब भी कोई लाइट स्ट्राइक करती है जिसकी मान लो फ्रीक्वेंसी hν है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? न्यू है। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है अगर इसकी, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? hν। तो देखो, जब भी कोई लाइट इस पर स्ट्राइक करता है यहां से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इजेक्ट कर जाते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि जब भी कोई लाइट कोई भी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो उसको इसकी कुछ एनर्जी होगी जो कि इक्वल होगी hν के। लेकिन ये नहीं होता है कि जितनी एनर्जी आई वो पूरी एनर्जी एमिट हो जाती है, उसमें से सब एनर्जी यहाँ पर जो देखो इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस से बंधा होगा, इसको ये यहाँ से इसका निकलना, मतलब इसको इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना, तो ये जो इनके बीच की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्या बाइंडिंग एनर्जी, जब तक इस एनर्जी ये एनर्जी मिलेगा नहीं जिससे कि ये एक दूसरे से बाइंड अप है, ये ब्रेक करेंगे नहीं, तो इसको तोड़ने में कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? खर्च हो जाएगी। तो वो एनर्जी, अब बताओ भाई कि अगर hν पड़ रहा है, कुछ एनर्जी खर्च हो जा रही है, तो कुछ जो बचेगी वही तो इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी तो कुछ कम हो जाएगा ना, क्योंकि खर्च हो जा रहा है किसको? इस बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में। तो आइंस्टीन ने यही बताया है कि अगर कोई लाइट पड़ती है किसी मेटल सरफेस पर, तो एनर्जी जो होती है सम, मतलब इसकी जो कुछ एनर्जी होगी, पूरी एनर्जी नहीं खर्च होगी, सम ऑफ इट्स एनर्जी यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए इसको कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो एनर्जी इक्वल किसके होगी? तो यही बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगी। अरे जैसे ही इतना ही हम एनर्जी दिए, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा।
हुआ, यहाँ पे कुछ एनर्जी, इस पूरी एनर्जी इसकी h नहीं होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट तो यही करता है ना, h न्यू। अच्छा भाई h न्यू हुआ, कुछ यहाँ पर क्या हो गया, कुछ बाइंडिंग एनर्जी लगा, उसके बाद बचेगा वो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? ये जो बचे, अब जो माइनस होके बचेगा वही होगी ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका कैसे फॉर्मूला बनाएंगे आप देखो, h न्यू हमारा आया, यही h न्यू किसके इक्वल होगा, तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर मैं लेट कर लूं कि x लग जा रही है यहाँ पर वर्ग, x क्या हो रहा है, लेट अगर मैं मान लूं कि एक मिनट, हाँ देखो इस अगर मैं मान लूं कि मेटल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए x एनर्जी लग रही है, कितनी x एनर्जी, जो जिसको आप, अच्छा ये जो होगा ना इसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कैसे आया है, ये जरा इसको क्यों थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, इन प्रीवियस लेक्चर आपको बताया गया है, क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि कोई भी लाइट स्ट्राइक करे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, तो वह मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप बताओ अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी, म्यू नॉट, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे। आप h प्लैंक्स कांस्टेंट की यानी कि उतनी एनर्जी अगर मिल गई इसको, उतनी एनर्जी इसको मिल गई यानी कि इलेक्ट्रॉन, अरे इतनी फ्रीक्वेंसी मिलने का मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करना, यानी अगर h का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एनर्जी हो जाएगा, यानी इतनी अगर h न्यू नॉट के बराबर एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा। तो यही हमारा x के इक्वल हो जाएगा h न्यू नॉट। तो इसीलिए ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या आएगी यहाँ से, ये जो x रहेगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी, उसको आप बोलेंगे क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब देखिए h न्यू है हमारा इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, और x हमारा वो जो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुआ है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, प्लस जो बचेगा इसमें वही होगी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो हमको इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना। तो ये देखो, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होगी, इसको E नॉट से दिखा दीजिए, E नॉट ये क्या है हमारी, ये है हमारा, ऐसे दिखाइए, ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां से क्या आएगा, h न्यू माइनस वो x इधर आएगा बच्चा, और ये होगा हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो x क्या है, क्या है वहां से देखिए, h न्यू नॉट है काइनेटिक एनर्जी। तो फिर यहां से यहां में फिर आपका क्या आएगा, h यहां से, इसमें भी h है और इसमें भी h है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से h अगर कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा न्यू, यहां से बचेगा न्यू नॉट। ये होगा हमारा हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हाफ का मल्टीप्लाई आप कर दें, क्या यही तो हमारी काइनेटिक, सॉरी हाफ मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी ना, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसकी होगी, तो हाफ mv² होती है ना, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या, ये क्या निकला, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकला। अब जरा समझो, समराइज करते हैं इसको। आइंस्टीन ने कहा कि जब भी लाइट और रेडिएशन पड़ेगा किसी मेटल के सरफेस पर, तो उस टाइम जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी खत्म होगी इस यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, ठीक। और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए वो एनर्जी किससे इक्वल होगी, तो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या रहे होंगे, बाइंड अप हुए होंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हुए होंगे, उसके बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हुए होंगे ना। और उसको आप कहते हैं उस साइड में जो एनर्जी खर्च होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। और देखिए अब जो बचेगा वो हो जाएगी पूरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप अगर मैं जो वर्क फंक्शन हुआ या जो यहाँ पे खर्च हुआ उसको मैं अगर
हर एक इंडिविजुअल मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। अब देखिए, और ये क्या है, इलेक्ट्रेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप नोट अप आज ही मैं करा देती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, इसको ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसके आगे अभी हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रेड इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए स्ट्राइकिंग फोटॉन की एनर्जी कितनी है, h न्यू, तो हमने लिखा h न्यू। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर मैं मान लूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, h न्यू नॉट। तो यहाँ पर x की जगह पर फिर क्या हो जाएगा, x की जगह पर h न्यू नॉट हो जाएगा, तो h न्यू माइनस x यानी h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा h न्यू नॉट। इस पर आप चेक कर देंगे, ये हो गया रिलेशन, और ये ग्राफ भी आप लोग बना लेंगे, ये जो डायग्राम फिगर है। अब इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन आया उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।